हेलो फ्रेंड्स, हम सीख रहे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। और फ्रेंड्स, विलियम वर्ड्सवर्थ पर ये हमारी पहली एमसीक्यू सीरीज़ है। इस सीरीज़ में हम बात करेंगे फ्रेंड्स 50 क्वेश्चंस की। आज के लेक्चर में 50 क्वेश्चंस लेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और उनको हम पॉइंट वाइज डिस्कस करते चलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि वर्ड्सवर्थ वॉज पॉपुलरली नोन एज द पोएट ऑफ। वर्ड्सवर्थ को पॉपुलरली कैसा पोएट माना जाता है? लैंकाशायर रीजन, एसेक्स रीजन, लेक डिस्ट्रिक्ट या वेसेक्स रीजन? तो डेफिनेटली फ्रेंड्स, अगर विलियम वर्ड्सवर्थ की बात करें तो विलियम वर्ड्सवर्थ को लेक डिस्ट्रिक्ट का पोएट माना जाता है। पोएट ऑफ लेक डिस्ट्रिक्ट। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए, सेकंड क्वेश्चन में द टाइटल ऑफ वर्ड्सवर्थ फर्स्ट पोएटिक वॉल्यूम। वर्ड्सवर्थ के फर्स्ट पोएटिक वॉल्यूम का जो टाइटल था वो क्या था? डिस्क्रिप्टिव स्केचेस, लिरिकल बैलेड्स, इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टलिटी या प्रिल्यूड? तो फ्रेंड्स, डेफिनेटली अगर इनकी फर्स्ट पोएम की बात करते हैं तो नाम लिया जाता है एन इवनिंग वॉक का। और फर्स्ट पोएटिक टाइटल की बात करें, फर्स्ट पोएटिक वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो नाम लिया जाता है डिस्क्रिप्टिव स्केचेज का। क्लियर फ्रेंड्स? आगे बढ़ते हैं। द सोनेट द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस इज़ रिटन बाय, और वर्ल्ड इज़ टू मच रिटन बाय बड़ी फेमस सोनेट रही है फ्रेंड्स, जिसमें जो मेटेरियलिज्म है, जो भौतिकवाद है, उसको ऑथर ने कंडेम किया है। क्लियर फ्रेंड्स? द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। तो ये किसकी सोनेट रही है? ये विलियम वर्ड्सवर्थ की सोनेट रही है। और एक्चुअली फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन टीजीटी में पूछा गया है एक बार। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। वर्ड्सवर्थ द लिरिकल बैलेड्स वॉज पब्लिश्ड इन। तो लिरिकल बैलेड था फ्रेंड्स, एक जॉइंट वेंचर था। किसका जॉइंट वेंचर था? दो ऑथर थे, एक विलियम वर्ड्सवर्थ था और इनके फ्रेंड एसटी कॉलेज। दोनों ने मिलके कलेक्टिवली एक जो पोएटिक वॉल्यूम है उसको पब्लिश किया, और वो पोएटिक वॉल्यूम जो था उसका नाम दिया फ्रेंड्स लिरिकल बैलेड्स। बात क्लियर हो गई? तो लिरिकल बैलेड्स की अगर बात करें तो लिरिकल बैलेड्स जो है वो पब्लिश हुआ था किस ईयर में फ्रेंड्स? इन द ईयर 1798, 1798 में। और फ्रेंड्स, ये 1798 एक खास ईयर बन गया, और ख़ास इस सेंस में बन गया कि इसी से जो रोमांटिक एज है, रोमांटिक एज की फिर शुरुआत मानी जाती है। क्लियर फ्रेंड्स? Lucy poems by William Wordsworth refer to his early poems, a group of 5 lyrics by him, poems by Wordsworth in collaboration with Coleridge, या his humorous poems। तो लूसी पोएम्स जो थी, ये 5 पोएम्स का एक सेट है जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने लूसी पर लिखा। कुछ क्रिटिक कहते हैं कि जो उनकी अपनी बच्ची थी जिसकी डेथ हो गई थी, और कुछ कहते हैं कि ये एक इमेजिनरी चाइल्ड थी। तो दोनों ही जो विचारधाराएं हैं वो लूसी को लेकर चलती हैं। सही क्या है डोंट नो, लेकिन ये माना जाता है कि ये एक काल्पनिक बच्ची थी। तो लूसी पोएम की अगर बात करें तो फ्रेंड्स, जो लूसी पोएम्स हैं वो एक ग्रुप है 5 लिरिक्स का बाय हिम। तो ये बी वाला जो ऑप्शन है हमारा, ये ओके हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 3 years she grew, द टाइटल गर्ल विल बी स्पोर्टिव एज। देखिए, 3 years she grew इन सन एंड शावर। तो ये टाइटल है इस पोएम का, लूसी पोएम का। एक्चुअली इस लूसी पोएम में जो ऑथर ने छोटी बच्ची की जो तुलना की है, लिटिल गर्ल विल बी स्पोर्टिव एज फॉन। यहाँ जो वर्ड है फॉन, फॉन जो सेकंड नंबर पे है, हिरन का बच्चा जिसको हम कहते हैं, उस बच्चे की तुलना यहाँ हिरन के बच्चे से की है कि वो हिरन के बच्चे के समान स्पोर्टिव होगी। और फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। द थीम ऑफ द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस इज़, जो सोनेट रही है वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, उसकी क्या थीम रही है? उसमें ऑप्शन पढ़ लेते हैं पहले। कंडेम्स मेटीरियलिज्म, जो भौतिकवाद को कंडेम करते हैं ऑथर, कंडेम गॉड, कंडेम नेचर, या कंडेम फ्रेंड्स। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स, यहाँ इसकी थीम की अगर बात करें द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस की,
तो इसमें ऑथर जो भौतिकवाद है, बढ़ता भौतिकवाद है, उस बढ़ते भौतिकवाद को वो कंडेम करते हैं और कहते हैं कि हम अपने खाने कमाने में सब कुछ भूल गए हैं। लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज़ आर्स, कि हम प्रकृति में जो हमारा है, प्रकृति ने हमें बहुत सारी चीज़ें दी हैं, लेकिन हम खाने कमाने में, पैसा कमाने में उन चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं, उस ब्यूटी को हम एंजॉय ही नहीं कर रहे हैं जो प्रकृति ने हमारे लिए दी है। चलिए फ्रेंड्स, विलियम वर्ड्सवर्थ वाज बॉर्न एट, कहाँ पैदा हुए थे वर्ड्सवर्थ? कोकर माउथ, कोकर पेट, कोकर हिल, कोकर वैली। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स आंसर क्या है? आंसर है कोकर माउथ। कोकर माउथ एट कम्बरलैंड, कम्बरलैंड में ये कोकर माउथ में पैदा हुए थे। और कब पैदा हुए ये तो सन याद होगा, नहीं है तो चलिए आगे भी आ जाएगा कहीं। वेयर फ्रॉम वर्ड्सवर्थ बिलो कोटेड लाइन्स आर टेकन, कौन सी पोएम से लाइन्स ली गई हैं? नो नाइटिंगेल डिड एवर चांट मोर वेलकम नोट्स ऑफ weary bands of travelers in some shady hunt among Arabian sands। देखिए सबसे पहले तो इसको नाइटिंगेल को देख के यहाँ इस नाइटिंगेल में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये ओड टू नाइटिंगेल की लाइन नहीं है, ये लाइन है। अब ये क्या कह रहे हैं? नो नाइटिंगेल डिड एवर चांट, कि अब कोई नाइटिंगेल भी नहीं गा रही है। और जो मोर वेलकम नोट्स टू वियर इवेंट, और जो वियर इवेंट्स हैं, जो लोगों के झुंड हैं, काफ़िले हैं, काफ़िलों के लिए अब कोई वेलकम सॉन्ग भी नहीं गाए जा रहे हैं। ऑफ ट्रैवलर्स इन सम शेडी हांट अमंग अरेबियन सेंट्स, और जो कहाँ घूम रहे हैं ट्रैवलर्स? जो अरेबियन सेंट्स में घूम रहे हैं उनके लिए। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स यहाँ जो पोएम की में बात कर रहे हैं ऑथर, वो बात कर रहे हैं सोलिटरी रीपर की, एक अकेली बच्ची जो हंसिया चला रही है और गीत गा रही है। वो अमंग दीज इज द इंटरप्रेटर ऑफ नेचर इन मैनी मूड्स, किसने प्रकृति के बहुत सारे मूड्स की व्याख्या की है? इंटरप्रेटर, व्याख्या करता रहे हैं ऑफ नेचर, प्रकृति के, इन मैनी मूड्स, बहुत सारे कारणों से। और कौन रहे हैं फ्रेंड्स? डेफिनेटली विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम शेक्सपियर, बटलर ईस्ट और विलियम पेट। तो प्रकृति की बात होती है, प्रकृति प्रेमी, प्रकृति का कवि, हरबिंजर ऑफ नेचर, प्रीस्ट ऑफ नेचर, बहुत सारी उपाधि, नेचर लवर, दुनिया भर की जो उपाधि दी गई है वो विलियम वर्ड्सवर्थ को दी गई हैं। आफ्टर whom वर्ड्सवर्थ was appointed poet laureate of England, विलियम वर्ड्सवर्थ पोएट लॉरेट बने थे इंग्लैंड में, और किसकी डेथ के बाद बने थे? क्लियर फ्रेंड्स, किसके बाद ये बने थे? तो ये डेफिनेटली फ्रेंड्स रॉबर्ट सदी, सर वाल्टर स्कॉट, कॉलरिज और बेन जॉनसन। तो ये जो पोएट लॉरेट बने ये बने थे रॉबर्ट सदी की डेथ के बाद। और कब बने थे फ्रेंड्स? याद होगा ईयर, नहीं याद है तो वेट कीजिएगा, एक क्वेश्चन ईयर पे भी आएगा। और फ्रेंड्स एक्चुअली जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं कोशिश की जाती है कि वो आपके सामने सारे आ जाए। और इन सेट्स को जब आप करें तो पहले इनको, मेरी राय ये है कि एक कॉपी पेन लेकर बैठें, क्वेश्चन पढ़ें और उसका आंसर मेरे एक्सप्लेन करने से पहले अपने आप लिख लें, ताकि आपको ये सेल्फ एनालाइज हो जाएगा कि हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो हमारे कितने ठीक हैं। क्लियर फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। रोमांटिक एज इज ऑल्सो नोन एज, रोमांटिक एज को क्या जाना जाता है? किसको रोमांटिक एज कहा जाता है? एज ऑफ पोप, एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन, एज ऑफ वर्ड्सवर्थ, एज ऑफ ड्राइडन। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स जो एज ऑफ वर्ड्सवर्थ है, एज ऑफ वर्ड्सवर्थ को ही रोमांटिक एज कहा जाता है। वर्ड्सवर्थ रोट द प्रील्यूड इन, प्रील्यूड लिखा कितनी बुक्स में लिखा? प्रील्यूड लिखा 14 बुक्स में। क्लियर फ्रेंड्स, वर्ड्सवर्थ हैज एक्सप्रेस्ड हिज व्यूज ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सॉल इन द पोएम ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सॉल, आत्मा का ट्रांसमाइग्रेशन, आत्मा का एक रूप से दूसरे रूप में चले जाना। तो फ्रेंड्स ये ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सॉल ये कौन सी पोएम की थीम है? द प्रील्यूड की, ऑड टू ड्यूटी की, या एक्लेस्टिकल स्केचेस की, या ओड ऑन द इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी की?
तो डेफिनेटली फ्रेंड्स जिसको हम इमोर्टलिटी ओड कहते हैं या ओड ऑन द इंटीमेशन ऑफ इमोर्टलिटी है, तो इसकी थीम है, क्या थीम है? ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल। चलिए फ्रेंड्स, लिरिकल बैलेट तो पब्लिश हो गया था, कब पब्लिश हुआ था? 1798 में। लेकिन इन विच ईयर वर्ड्सवर्थ एडेड प्रीफेस, प्रीफेस किस साल में इन्होंने ऐड किया? तो फ्रेंड्स डेफिनेटली ये क्वेश्चन बहुत आता है, लिरिकल बैलेट से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लिरिकल बैलेट कब पब्लिश हुआ, प्रीफेस कब ऐड हुआ, थ्योरी ऑफ पोएटिक डिक्शन कब ऐड हुई, लास्ट जो पब्लिकेशन कब आया। तो डेफिनेटली सबके आंसर आपको मिलने वाले हैं, लेकिन फिलहाल इसके आंसर की बात कर लें। इन विच ईयर वर्ड्सवर्थ एडेड प्रीफेस टू दीज लिरिकल बैलेट्स, कब प्रीफेस इन्होंने ऐड किया? और प्रीफेस 1798 में तो पब्लिश हुआ था, 1800, 1802, 1805। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स प्रीफेस की बात करें तो प्रीफेस ऐड किया था 1800 में, 1800 में प्रीफेस ऐड किया गया। वर्ड्सवर्थ रोट अ सोनेट लंदन 1802 ऑन। 1802 जो लिखी है सोनेट वो शेक्सपियर, बेन जॉनसन, मिल्टन या क्रॉम्वेल। तो फ्रेंड्स ये सोनेट रही है, ये इन्होंने जॉन मिल्टन को लेके लिखी। जॉन मिल्टन का इन्होंने जिक्र किया कि मिल्टन दाउ शुडेस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, कि मिल्टन आपको इस समय जिंदा रहना चाहिए, आप इंग्लैंड को आपकी ज़रूरत है। क्लियर फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट सोनेट है, बहुत क्वेश्चन बनते हैं, सारे क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। फॉर विच पोएम ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ चार्ल्स लैम रोट दैट दो ही लाइक्ड सब्जेक्ट, किस पोएम के बारे में चार्ल्स लैम ने लिखा कि वो उसका सब्जेक्ट तो पसंद करते हैं, आई कैन नॉट से दैट स्टाइल ऑफ इज क्वाइट सेटिस्फाइज मी, मुझे नहीं लगता कि इसका जो स्टाइल है वो मुझे संतुष्ट करता है। और वो किसकी बात कर रहे हैं? पीलियोड, पीटर बेल, ल्यूसी ग्रे या लिरिकल बैलेड्स? तो डेफिनेटली फ्रेंड्स लिरिकल बैलेड जैसी महान पोएम की बात नहीं कर रहे हैं, पीलियोड की भी बात नहीं कर रहे हैं। वो यहाँ बात करते हैं चार्ल्स लैम, वो पीटर बेल को लेके कमेंट करते हैं क्रिटिकल रिमार्क कि मैं इसको सब्जेक्ट को तो इसके पसंद करता हूँ, लेकिन मैं इसका जो स्टाइल है वो मुझे सेटिस्फाई नहीं करता। विच पोएम वो वर्ड्सवर्थ इन 1891, 1891 में कौन सी पोएम थी विलियम वर्ड्सवर्थ की? ऑस्कर वाइल्ड साइटेड एन एग्जाम्पल ऑफ डेलीटेरियस इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर ऑन वर्ड्सवर्थ पोएट्री। तो विलियम ऑस्कर वाइल्ड ने एक एग्जाम्पल दिया डेलीटेरियस इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर ऑन वर्ड्सवर्थ पोएट्री, कि एक इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर ऑन वर्ड्सवर्थ पोएट्री, कि डेलीटेरियस इन्फ्लुएंस किस पर? वर्ड्सवर्थ की पोएट्री पर, नेचर का। और किस पोएम की एक्चुअल में यह बात की? देखिए यहाँ भी इन्होंने जो बात की वो भी पीटर बेल की, पीटर बेल को लेके ही इनका रिमार्क रहा है। द फर्स्ट वर्जन ऑफ द पोएम रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस 1802, 1802 में एक फेमस पोएम रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस आई, और उसका जो टाइटल था क्या था? द लीच गैदरर, माइकल, द 2 अप्रैल मॉर्निंग्स, द रूइंड कॉटेज। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स यहाँ जो बात हो रही है वो हो रही है किसकी? लीच गैदरर की। लीच गैदरर में एक लीच कहते हैं फ्रेंड्स जोंक, जोंक जानते होंगे, जोंक कहते हैं या जोक कहते हैं, हो सकता है जोक कहते हो, जोंक कहते हो, रीजनल कुछ और कहते हो। तो ये क्या होते हैं? ये जो मार्शिलेंट होते हैं, पॉन्ड्स होते हैं, तालाब, उसमें पाने वाले, उसमें जानवर पाए जाते हैं। जानवर के छोटे कीड़े होते हैं जो जानवर तालाब में नहाने जाते हैं, पशु, तो उनका ये क्या करते हैं, उन पर चिपक जाते हैं और खून चूसने का काम करते हैं। तो लीच गैदरर की कहानी एक ऐसे बूढ़े व्यक्ति की कहानी जिसका प्रोफेशन था लीच को इकट्ठा करना और बेचना, तो उसकी कहानी है, और बड़ी अच्छी ये पोएम है रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। तो इसका सबटाइटल की बात करें तो सबटाइटल इसका क्या था? लीच गैदरर था। इन विच ईयर द प्रील्यूड वॉज पब्लिश्ड, पब्लिश्ड कब हुआ था फ्रेंड्स? ये प्रील्यूड जो पब्लिश हुआ ये पोस्ट्यूमसली पब्लिश हुआ, मीन्स आफ्टर डेथ पब्लिश हुआ, और इन द ईयर 1850, 1850 में प्रील्यूड पब्लिश हुआ था।
टू whom इज वर्ड्सवर्थ ऑटोबायोग्राफिकल पोएम द प्रिल्यूड एड्रेस्ड, और प्रिल्यूड एड्रेस किसको की गई है? जॉनी एस्टन, पोप, कॉलरेज या डॉक्टर जॉनसन? तो डेफिनेटली फ्रेंड्स प्रिल्यूड पढ़ा है आपने, कॉमन क्वेश्चन है, ये कॉलरेज को एड्रेस किया गया। लेकिन फ्रेंड्स एक चीज़ मैं नोटिस करता हूँ, कभी कभी जो बहुत इजी क्वेश्चन है उसको हम गलत कराते हैं, तो हमें इस गलती से बचना है, हमारा इजी क्वेश्चन कोई गलत ना हो पाए, इस चीज़ का ध्यान रखना। और इन सब के लिए प्रैक्टिस ज़रूरी होती है। और कई बार क्या होता है फ्रेंड्स, मैंने अपने आप भी नोटिस किया है, जब कभी पढ़ते थे क्वेश्चन, तो ये जिस तरह के क्वेश्चन मैं यहाँ दे रहा हूँ, ये कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं 10 20 50 क्वेश्चन जो बड़े ईजी होते हैं, और अक्सर हम उनको इग्नोर कर जाते हैं कि यार ये तो हमें आते हैं। लेकिन लास्ट मोमेंट जब हम एग्ज़ाम में होते हैं तो हमारा माइंड किस तरह से काम करता है और किस तरह नहीं करता, लेकिन जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है वो तो हम कई बार सही कराते हैं, लेकिन जो ईजीएस्ट क्वेश्चन होते हैं उनमें हम गलती कराते हैं। तो हमें उन गलतियों को नहीं होने देना है, मीन्स जो इजी क्वेश्चन है उसमें हमें गलती नहीं होनी चाहिए। अगर एक इजी क्वेश्चन गलत हो गया तो डेफिनेटली हम एक या दो क्वेश्चन का नुकसान कर देते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? तो क्वेश्चन लर्न करिएगा, उसकी जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो डजेंट मैटर, आपको क्वेश्चन सारे याद होने चाहिए, इजी भी और डिफ़िकल्ट भी। हु हैज़ रिटन रूथ? रूथ क्या है? रूथ का शाब्दिक अर्थ होता है दया। एक पोएम रही है फ्रेंड्स, और ये डेफिनेटली किसने लिखी? मिल्टन, शेक्सपियर, गाल्सवर्दी या वर्ड्सवर्थ। चूँकि यहाँ तो वर्ड्सवर्थ की बात हो रही है तो वर्ड्सवर्थ ने ही लिखी, लेकिन रूथ एक कैरेक्टर का नाम भी रहा है जॉन गाल्सवर्दी के नॉवल का, तो हो सकता है लोग वहाँ उसको कन्फ्यूज़न में गाल्सवर्दी न लगाएं। हु क्रिटिसाइज वर्ड्सवर्थ फॉर नॉट फॉलोइंग हिज ओन थ्योरी ऑफ पोएट्री? किसने क्रिटिसाइज किया वर्ड्सवर्थ को कि भाई आप तो अपनी जो थ्योरी है उसको ही पोएट्री में अप्लाई नहीं कर रहे हो? तो आर्नोल्ड, मिल्टन, टी.एस. इलियट और गेटे। ये फ्रेंड्स टी.एस. इलियट ने कहा है। टी.एस. इलियट ने दिमाग किया कि वर्ड्सवर्थ ने तो अपनी जो थ्योरी वो दे रहे हैं वो ही अपनी पोएट्री में अप्लाई नहीं की। द लिरिकल बैलेट्स वर बेटर अप्रिसिएटेड इन अमेरिका दैन इन इंग्लैंड। और अमेरिका से ज़्यादा अप्रिसिएशन इंग्लैंड से ज़्यादा जो अप्रिसिएशन है वो लिरिकल बैलेट्स को अमेरिका में मिला। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि फर्स्ट एडिशन पब्लिश्ड इन अमेरिका में पहली बार लिरिकल बैलेट्स का जो फर्स्ट एडिशन है वो कब पब्लिश हुआ? 1798 इधर इंग्लैंड में हुआ फ्रेंड्स, 1802, 5 और 7। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो है बी, यानी 1802, 1802 में लिरिकल बैलेट्स फर्स्ट टाइम अमेरिका में पब्लिश हुआ। द फॉलोइंग लाइन अपीयर्स इन कौन सी पोएम में लाइन्स दी गई हैं? सी इज़ इन हर ग्रेव एंड ओ द डिफरेंस टू मी, कि वो तो अपनी ग्रेव में है और यही अंतर है मेरे लिए, मैं बाहर हूँ, मैं जिंदा हूँ और वो मृत है। शी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज, सॉलिटरी रिपर, द किटन एट प्ले और नन ऑफ दीज। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स शी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ, पोएट्री प्रोसीड्स फ्रॉम द इंटरनल फीलिंग्स ऑफ द। पोएट्री क्या करती है? प्रोसीड करती है इंटरनल फीलिंग। किसकी इंटरनल फीलिंग को? पोएट की। पोएट की जो इंटरनल फीलिंग है उनको वो बाहर निकालने का काम अगर कोई करता है तो वो करती है फ्रेंड्स पोएट्री। तो ये पूछ रहा है इंटरनल फीलिंग्स ऑफ किसकी इंटरनल फीलिंग्स? डेफिनेटली पोएट की इंटरनल फीलिंग्स। वहाँ रीडर कॉमन पीपल नहीं होते, पोएट्री की इंटरनल फीलिंग्स होती हैं। द लाइन वन इम्पल्स फ्रॉम ए वर्नल वुड, कि एक इम्पल्स किससे इम्पल्स? एक वर्नल वुड से इम्पल्स। तो ये लाइन बड़ी फेमस लाइन है और कौन सी पोएम से ली गई है? डेफिनेटली फ्रेंड्स टेबल्स टर्न, टिंटर्न एबे, वर्ल्ड इज टू मच विद अस एंड ओड टू ड्यूटी। तो किससे लाइन ली गई है फ्रेंड्स? ये टेबल टर्न्ड से ये लाइन ली गई है। Who among the following has written पीटर वेल? पीटर वेल किसने लिखी? और पीटर वेल डेफिनेटली विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम रही है, तो आंसर इसका हो जाता है आपका ए।
हाउ मैनी कॉजेज वर्ड्सवर्थ हैज़ मेंशन्ड दैट लीड टू पोएट्रिक कंपोजिशन। कौन कौन से कॉज हैं जो आदमी को पोएटिक कंपोजिशन के लिए आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें डेफिनेटली इन्होंने जो बात की है वो बात की है फ्रेंड्स 6 कॉजेज़ की। कितने कॉजेज़? 6, 8, 7, 9। तो 6, 7, 8, 9 तो यानी 6 कॉजेज़ हैं जिनकी वो बात करते हैं कि जो पोएट्री के लिए वो पोएटिक कंपोजिशन के लिए जिनको वो मेंशन करते हैं। द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ लिरिकल बैलेड 1798 वॉज पब्लिश्ड अंडर द ऑथर नेम्ड। और किसके ऑथर नाम से वो पब्लिश हुआ था? देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट पोएटिक वॉल्यूम की बात करें वो पब्लिश हुआ 1798 में लिरिकल बैलेड्स का, लेकिन किसका नाम उस टाइटल पे लिखा हुआ था, कवर पेज पे किसका नाम लिखा था? वर्ड्सवर्थ का, कॉलरिज का, दोनों का, या किसी का नहीं? तो डेफिनेटली फ्रेंड्स सरप्राइज्ड होंगे कि उस पर किसी का भी नाम नहीं था उस कवर पेज पे। क्लियर फ्रेंड्स? यानी किसी के भी नाम से वो पब्लिश नहीं हुआ। स्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड, वॉइस ऑफ गॉड की स्टर्न डॉटर। और हु इज़ द स्टर्न डॉटर? स्टर्न डॉटर कौन है, किसको कहा है? नेचर, लूसी, ड्यूटी या सॉल? तो डेफिनेटली फ्रेंड्स वो ड्यूटी की बात कर रहे हैं। ड्यूटी इज़ द स्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड। वर्ड्सवर्थ प्रिल्यूड इज, प्रिल्यूड क्या है वर्ड्सवर्थ की? प्रिल्यूड ऑटोबायोग्राफिकल पोएम, फिलोसॉफिकल पोएम, बैलेड और इलेजी। तो फ्रेंड्स एक्चुअली नाम अगर प्रिल्यूड का लिया जाता है तो वो लिया जाता है ऑटोबायोग्राफिकल पोएम में। तो आंसर इसका हो गया ऑटोबायोग्राफिकल पोएम। विच टाइम वर्ड्सवर्थ रेफर टू इन दीज लाइन्स फ्रॉम प्रिल्यूड? प्रिल्यूड में कौन से टाइम की बात कर रहे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ? यूरोप एट द टाइम वॉज थ्रिल्ड विद जॉय। उस समय यूरोप तो थ्रिल्ड विद जॉय, आनंद मना रहा था। फ्रांस स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ गोल्डन आवर्स, और जो फ्रांस है वो अपना जो स्वर्णिम दौर है उससे गुजर रहा था। एंड ह्यूमन नेचर सीमिंग बॉर्न अगेन, और ऐसा लगता था कि ह्यूमन नेचर दोबारा से पैदा हो रही है। तो ये बात कर रहे हैं पीरियड फ्रेंच रिवॉल्यूशन, बिगिनिंग ऑफ रोमांटिसिज्म, सेलिब्रेटिंग हिज पोएट लॉरेटशिप, या नन ऑफ दीज। तो देखिए एक बार ऑप्शन, पीरियड ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, बिगिनिंग ऑफ रोमांटिसिज्म या पोएट लॉरेटशिप को मना रहे हैं। तो ये डेफिनेटली बात अगर यहाँ कर रहे हैं तो वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। क्लियर कि फ्रांस की क्रांति के दौरान जो है यूरोप अपने जॉय पर था, थ्रिल्ड विद जॉय, और फ्रांस अपने स्वर्णिम दौर से गुजर रहा था। इन विच पोएम वर्ड्सवर्थ पोएम ब्राउनिंग राइट्स अबाउट, किस इन विच वर्ड्सवर्थ पोएम ब्राउनिंग राइट्स अबाउट जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, जस्ट फॉर ए रिबन टू स्टिक इन हिज कोट। कि किस पोएम में रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखा है, किसके लिए लिखा है? वर्ड्सवर्थ के लिए। क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो रहा है फ्रेंड्स, समझ लीजिएगा इसको। पोएम किसने लिखी? ब्राउनिंग ने लिखी। किसके लिए लिखी? वर्ड्सवर्थ के लिए लिखी। और जो ब्राउनिंग की पोएम की लाइन है वो है जस्ट फॉर ए हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, कि उसने तो हमें चंद चांदी के सिक्कों के लिए हमें छोड़ दिया। जस्ट फॉर ए रिबन टू स्टिक इन हिज कोट, और किसके लिए? एक रिबन, कोट में एक रिबन यानी एक तमगे के लिए, एक मेडल के लिए वो हमें छोड़ गया। हमारा लीडर था लेकिन उसने हमें छोड़ दिया। तो रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखा क्रिटिसाइज करते हुए वर्ड्सवर्थ को, और पोएम का जो टाइटल था लॉस्ट लीडर, फॉर फायर लवर, प्रोस्पाइस और इन हिज क्रिटिकल एसे। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स जो आंसर है इसका वो क्या है? द लॉस्ट लीडर। द लॉस्ट लीडर में ये बात कही है। Which poem these lines have been taken from? They flash upon that inward eye, which is the bliss of solitude. कि वो चमकते हैं, अपनी अंदर की आँख वो दिखाते हैं। विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, जो ब्लिस है किसका? सॉलिट्यूड का। तो डेफिनेटली यहाँ डेफोडिल्स, टिंटन एबी, प्रिल्यूड या द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। तो बात हम किसकी कर रहे हैं फ्रेंड्स? यहाँ डेफोडिल्स की बात हो रही है। डेफोडिल्स को ऑथर ने यहाँ बताया है।
और बड़ी प्यारी लाइन, विच पोएम दीज लाइन्स फ्रॉम अ पार्ट ऑफ नेचर डिड नेवर बिट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर, कि प्रकृति उस इंसान को कभी भी धोखा नहीं देती जो इंसान उसको प्रेम करता है। और फ्रेंड्स ध्यान रखना, ये जो लाइन है बड़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछी जाती है। और दो पोएम हैं आपकी, एक इमोर्टिटी ओड है, एक टिंटन एबे है, तो दोनों में बड़ी सिमिलरिटी है, इस बात को भी ध्यान दे के चलना। दोनों पोएम बड़ी आपको क्लोजली सिमिलरिटी मिलेगी, तो उनकी जो कोट्स हैं बड़े ध्यान से समझते चलिएगा। और डेफिनेटली एग्जाम में पूछी जाती है, कोई साल ऐसा नहीं जाता, कोई बैच ऐसा नहीं रहा हो जिसमें टिंटन एबे से या इमोर्टिटी ओड से कोई क्वेश्चन ना आया हो। तो फ्रेंड्स टिंटन एबी, प्रिल्यूड, डैफोडिल्स और रूथ। अब देखिए, हालांकि इसने आंसर यहाँ टिंटन एबी दे दिया, लेकिन जहाँ भी टिंटन एबी की कॉट होगी तो दोनों ऑप्शन आपको मिलते हैं, टिंटन एबी भी मिलेगा, इमोर्टिटी ओड भी मिलेगा। तो यहाँ तो क्लियर कट हमें आंसर दिख गया, लेकिन अगर यहाँ इमोर्टिटी ओड भी लिखा जाता तो हम शायद गलती करना और गलती कर सकते थे। द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम, कौन सी पोएम से लाइन ली गई हैं? टू द मीनेस्ट फ्लावर दैट ब्लोज कैन गिव थॉट दैट डू ऑफन लाई टू, कि जो मीनेस्ट फ्लावर्स हैं कैन ब्लो कैन गिव थॉट्स दैट डू ऑफन लाई टू, कि जो मीनेस्ट फ्लावर्स हैं, जो तुच्छ दर्जे के फूल हैं, वो भी आपको बता सकते हैं, दे सकते हैं उन विचारों को जो कहीं दबे पड़े हैं। तो कौन सी पोएम की लाइन है? इमोर्टिटी ओड, टिंटन एबी, माइकल या स्कॉन नॉट द सोनेट। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स ये लाइन किसकी है? इमोर्टिटी ओड की ये लाइन है। Whom does Wordsworth refer to in these lines? किस में वर्ड्सवर्थ बात करते हैं? The soul was like a star and dwell apart. तुम्हारी आत्मा तो एक स्टार के समान थी जो अब दूर रहती थी। तो किसकी बात हो रही है? बड़ी फेमस पोएम है, बड़ी फेमस सोनेट है, शेक्सपियर, मिल्टन, बेन जॉनसन, ड्राइडन। किसकी बात हो रही है फ्रेंड्स? डेफिनेटली यहाँ बात मिल्टन की हो रही है। पोएम का टाइटल शायद पता होगा आपको, यस, लंदन 1802। हु ओपाइंस, किसकी ओपिनियन थी? देयर नाइदर इज नॉर कैन बी एनी इसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड मेट्रिकल कंपोजिशन, कि ना तो होता है और ना होना चाहिए इसेंशियल डिफरेंस, कोई अंतर प्रोज और मेट्रिकल कंपोजिशन की लैंग्वेज में। मीन्स देयर शुड बी नो डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड पोएट्री, कि प्रोज और पोएट्री की भाषा में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। तो किसका क्रिटिकल कमेंट ये रहा है? तो डेफिनेटली फ्रेंड्स वर्ड्सवर्थ, शैली और कॉलरिज और अर्नोल्ड। तो ये किसने कहा? ये वर्ड्सवर्थ ने कहा। वर्ड्सवर्थ ने ही कहा कि जो एक पोएट्री है वो कॉमन मैन की भाषा होती है, और प्रोज और पोएट्री में कोई अंतर, लैंग्वेज जो होती है उसमें कोई अंतर नहीं होना चाहिए। Who called Wordsworth a moral eunuch? मोरल यूनक, नैतिक रूप से यूनक किसको कहा है? क्लियर? तो मिल्टन, आर्नोल्ड, शैली और टी.एस. इलियट। किसने कहा वर्ड्सवर्थ को? तो ये किसने कहा फ्रेंड्स? ये पी.बी. शैली ने वर्ड्सवर्थ को लेके कमेंट किया, अ मोरल यूनक। चलिए, इन विच पोएम बर्न्स एंड चैटरटन्स आर मेंशन्ड? बर्न्स और चैटरटन दोनों को मेंशन किया है, किस पोएम में मेंशन किया है? रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, नथिंग और टू ड्यूटी, द रूइंड कॉटेज। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स जो रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस है उसमें बर्न्स और चैटरटन का जिक्र किया गया है। क्लियर? और दोनों का जिक्र इस सेंस में किया गया है, यहाँ ऑथर कहता है कि जो हम पोएट्स होते हैं वो अपनी जो शुरुआत करते हैं वो तो बड़े अच्छे दिनों में करते हैं हम, लेकिन जो हमारा अंत होता है वो बिल्कुल कैसा होता है? वो हमारा जो अंत होता है वो बिल्कुल रूइंड होता है। मीन्स हम कह सकते हैं बड़ी पेन्यूरी में हम लाइफ जीते हैं। मीन्स हमारा अंत अच्छा नहीं होता, हम जो पोएट्स होते हैं हमारा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो रिजोल्यूशन इंडिपेंडेंस इसका आंसर हो गया। हु क्रिटिसाइज वर्ड्सवर्थ कॉलिंग हिम लॉस्ट लीडर? किसने वर्ड्सवर्थ को लॉस्ट लीडर कहा है?
आर्नोल्ड, ब्राउनिंग, शैले एंड कीट्स। ऊपर लाइन आई थी, हिंट हमें मिल गया। किसने कहा है फ्रेंड्स? डेफिनेटली रॉबर्ट ब्राउनिंग ने विलियम वर्ड्सवर्थ को कहा लॉस्ट लीडर। और क्यों कहा, ये भी बात अभी आई थी। चलिए, विच वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ वॉज क्रिटिसाइज एंड रिजेक्टेड इन द वर्ड्स, कि किसने क्रिटिसाइज किया विलियम वर्ड्सवर्थ के वर्क को, और ये कहते हुए, क्या कहते हुए, इम्पॉसिबल दैट प्ले शुड सक्सीड इन द रिप्रेजेंटेशन, की इम्पॉसिबल है कि ये जो वर्क है शुड सक्सीड इन द रिप्रेजेंटेशन, कि ये वर्क जो सफल होगा। और किस चीज़ को लेके क्रिटिसाइज किया? बॉर्डर, प्रिल्यूड, रेक्ल्यूज, टिंटरनेबी। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स यहाँ जो बात हो रही है वो हो रही है बॉर्डर्स की। बॉर्डर्स जो था एक इनका प्ले था जिसको लेके ये क्रिटिसिज्म किया गया। चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन, एक जो बच्चा होता है वो फादर होता है एक मैन का। आई कुड विश माई डेज टू बी बाउंड ईच टू ईच बाई नेचर पाइटी, और मैं चाहता हूँ मेरे जो दिन हैं वो प्रकृति से के समीप बंधे हो। अब ये चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन, एक तो पहले फ्रेंड्स इसमें कोई फिगर स्पीच है? कौन सी फिगर स्पीच है? बड़े प्यार से बताई है आपको फिगर स्पीच, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दें इस लाइन में कौन सी फिगर स्पीच है। दोनों काम होंगे, कोड भी तैयार होगी, फिगर स्पीच का एग्जाम्पल भी मिलेगा आपको। और बात पोएम की कर ले, लूसी ग्रे, माई हार्ट लीप्स अप, माइकल एंड डंडन 1802। तो ये लाइन रही है माई हार्ट लीप्स अप की, और जिसका सबटाइटल है क्या? द रेनबो। इन विच पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ दीज लाइन्स अकर, किस पोएम में ये लाइन्स हैं? वी आर लेड एज लीप इन बॉडी एंड बिकम ए लिविंग सॉल, हम तो लेज एड लीप इन बॉडी, शरीर में लेटे हुए हैं, एंड बिकम ए लिविंग सॉल, और क्या बन गए हैं? एक लिविंग सॉल बन गए हैं, जीती जागती आत्मा बन गए हैं। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स ये टिंटरनेबे, डेफोडिल, इम्पिल्यूड एंड इमोर्टलिटी सॉल्व, इमोर्टलिटी ओड। अब यहाँ देखिए दोनों पोएम, यहाँ टिंटरनेबे और इमोर्टलिटी ओड दोनों दे दी, दोनों में से किसी एक में ये लाइन है, तो किस में है फ्रेंड्स? ये चीज़ें इन दोनों जो कोट्स, इन दोनों पोएम्स की जो कोट हैं वो बिल्कुल ऐसे टिप्स पे आपको हो जानी चाहिए कि किसकी कोट कौन सी है, इसमें बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न ना हो, वरना एक क्वेश्चन आप डेफिनेटली गलत कर दोगे। तो ये लाइन है फ्रेंड्स टिंटन एबी की। चलिए, वाई इज़ द ईयर 1798 टू बी द बिगनिंग ऑफ द रोमांटिक मूवमेंट, क्यों लिया जाता है 1798 को रोमांटिक एज की मूवमेंट? रोमांटिक मूवमेंट की जो एज है, जो ईयर है, बिगनिंग है, वो क्यों मानी जाती है 1798 से? विलियम वर्ड्सवर्थ का बर्थडे था, एक्सेशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया, राजगद्दी पे बैठी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन शुरू हुई, या लिरिकल बैलेट्स पब्लिश हुआ? तो डेफिनेटली फ्रेंड्स क्या हुआ था? लिरिकल बैलेट्स पब्लिश हुआ था, जिसने एक नया दौर शुरू कर दिया। किसके लिए? एक पोएट्री में, और दौर क्या था वो? एक नया जानर शुरू हो गया, एक नई एज शुरू हो गई, और उस एज को नाम दिया जाता है रोमांटिक मूवमेंट और रोमांटिक एज। Who opines there is nor can be any essential difference between the language of prose and metrical composition। क्वेश्चन रिपीट हो गया, अभी आया था बट नेवर माइंड, कि किसने कहा है कि कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड मेट्रिकल कंपोजिशन, प्रोज और पोएट्री में। तो वर्ड्सवर्थ की ये ओपिनियन रही है। चलिए फ्रेंड्स, द पीरियड ऑफ डिक्लाइन इन वर्ड्सवर्थ करियर बीगन आफ्टर, किस साल के बाद वर्ड्सवर्थ का जो पोएटिक करियर है उसमें डिक्लाइन शुरू हुआ? विलियम वर्ड्सवर्थ के पोएटिक करियर में पतन शुरू हुआ 1798, 1800, 1805, 1807। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स 1807, 1807 के बाद इनके पोएटिक करियर में डिक्लाइन शुरू हुआ। और चलिए बढ़ते हैं, स्टर्न डॉटर इज़ द वॉइस ऑफ गॉड, हु इज़ द स्टर्न डॉटर? स्टर्न डॉटर किसको कहा है? ये कहा है डूटी को। और आगे है, व्हाट वाज द नेम ऑफ माइकल्स कॉटेज? माइकल्स का जो
कॉटेज है माइकल का, एक पोएम रही है इनकी, माइकल, एक सफ़र की कहानी है। तो माइकल का जो नेम है उसकी कॉटेज का, वो क्या है? इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, नून और ब्राइट स्टार। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स वो क्या है? इवनिंग स्टार है। और वर्ड्सवर्थ प्रील्यूड वॉज कंप्लीटेड इन, प्रील्यूड कब कंप्लीट हुआ था फ्रेंड्स? 1800, 1822, 1805, 1825। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स वो कंप्लीट हुआ था 1805 में। लेकिन दो बातें हमने प्रील्यूड को लेके सीखी, पब्लिश हुआ 1850 में, कंप्लीट हुआ 1805 में। तो चलिए कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको पता है प्रील्यूड कब से लिखना शुरू किया था। तो चलिए फ्रेंड्स, पता हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आगे 50 क्वेश्चंस के साथ। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।